नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हमने अपना पहला बुक ख़त्म कर दिया है और अब हम दूसरे अध्याय पे यानी अपना दूसरा बुक जो है उसके ऊपर चल रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। क्या कहा मैंने? भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। तो ये हमारा बुक है। इसके अंदर ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है जिनको हमें पढ़ना है। तो हमने अपना 5वां चैप्टर पढ़ लिया था, इसको हम टिक लगा देते हैं। हमने अपना 6ठा चैप्टर भी पढ़ लिया था, इसको भी हम टिक लगा लेते हैं। हमने अपना 7वां चैप्टर भी पढ़ लिया था, इसको भी हम टिक लगा लेते हैं। तो अब हम अपना 8वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं से 17वीं सदी। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है, इसमें आप पढ़ोगे क्या, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो मैं बता दूं, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसको मैं आपको 7 वीडियो में कराऊंगा, यानी पार्ट 7 तक मैं आपको करा दूंगा। 7 वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान दो, जो हमारा ये बुक है भाग 2 मध्यकालीन इतिहास, तो इसमें आप मध्यकालीन, जो मध्यकाल था हमारा, प्राचीन और आधुनिक का जो बीच का हमारा समय है वो हमारा मध्यकालीन होता है। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है पूरा मध्यकालीन के ऊपर ही है। तो इसमें हम आखिरी अध्याय पे चल रहे हैं। हमारा जब ये अध्याय खत्म हो जाएगा तो हमारा बुक भी खत्म हो जाएगा। इस बुक के लास्ट चैप्टर पे हम चल रहे हैं, तो हमारा जो बुक है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्लास 12 हमारा है हिस्ट्री, न्यू कोर्स हमारा चल रहा था। आज से 6 महीने पहले मैंने न्यू कोर्स स्टार्ट किया था। मध्यकालीन इतिहास हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हम अपना मध्यकालीन बुक का लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं 8वां, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। देखो, पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं आपका ये कोर्स खत्म करवा दूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, MCQ क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपके मैप है ना, स्रोत वाले क्वेश्चन सभी आपको करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो। कृषि समाज में, जो मुगल काल में जो हमारा कृषि समाज था उसके बारे में समझोगे, 16वीं से 17वीं सदी। पार्ट 1 है, ध्यान देना। शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो। आपको वीडियो के नीचे आपको कोने में दिख रहा होगा, ठीक है। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। सभी प्रकार के जो आपके मैसेजेस होते हैं, सभी प्रकार के आइटम्स होते हैं, सभी प्रकार के आपके सामग्री होते हैं, सभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नाम आप देख सकते हो A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ठीक है। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो? आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा यूजर नेम सर्च करो, प्रोफाइल आ जाएगा, आप फॉलो कर सकते हो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, पहले हम समझते हैं कि जो आपका बोर्ड है उसने इस चैप्टर के अंदर से आपके लिए क्या मतलब सिलेबस निकाला है। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? आपके बोर्ड ने जो है क्या सिलेबस निकाला है जो आपको पढ़ना है इस साल। देखो, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि संबंध। तो देखो, चैप्टर का नाम आपका क्या है? चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, यानी एक राज्य के अंदर किसान और जमींदार की भूमिका कैसी है, ठीक है। तो किसान, जमींदार और राज्य, कृषि का इनका संबंध कैसा है। आइन ए अकबरी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिससे हमें मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है, स्रोत है ये। इसको समझेंगे, आपके NCERT बुक में सबसे लास्ट में दे रखा है ये हमारा टॉपिक, बिल्कुल विस्तार से इसको समझेंगे। सामान्य पर्यावलोकन, 16वीं से 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी जो ढांचा है उनको समझेंगे। इस काल में परिवर्तनों के प्रतिरूप क्या थे इनको समझेंगे। खोजों की कहानी समझेंगे। आयन ए अकबरी के संग्रहण अनुवाद को समझेंगे। आयन अकबरी से हमें क्या जानकारी मिलती है, विचार विमर्श समझेंगे, है ना। इतिहासकारों द्वारा इतिहास की पुनर्रचना में प्रयुक्त मूल पाठ का उपयोग किस प्रकार ये लोग करते हैं, ये हमारे आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया गया टॉपिक है। और इन टॉपिक को मैं आपको अपने लैंग्वेज में बिल्कुल इस विस्तार से बताऊंगा, तो आप वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। और आप नोट्स बनाते हो चलो, आप एक बुक निकाल लो, जो आपका बुक है ये मध्यकालीन वाला, और एक पेन निकाल लो, एक कॉपी निकाल लो। आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहोगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है। देखो, ध्यान दो, 7वां जो आपका चैप्टर था विजयनगर साम्राज्य वाला, ये मैंने आपको 3 वीडियो में कराया था, पार्ट 1, सेकंड और थर्ड। इनको आप देखना, ये तीनों वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स प्ले लिस्ट।
अब हम बात करते हैं कि मैंने अपने हिसाब से आपके लिए कौन कौन से टॉपिक निकाले हैं इस चैप्टर के अंदर से। देखो टोटल हमारे ये चैप्टर्स हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। टोटल हमारे 17 टॉपिक हैं। आपने इन 17 टॉपिक को अगर समझ लिया यानी आपने चैप्टर को ही समझ लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट 1 है, हम सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक को देखेंगे। 4 टॉपिक आपको ऊपर दिख रहे हैं व्हाइट कलर में, इन 4 टॉपिक को देखेंगे। कौन कौन से? तो मुगल ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं ये जानेंगे। मुगल काल में किसान के पास कितनी जमीन होती थी इसको समझेंगे। मुगल काल में किसान की स्थिति कैसी थी। मुगल काल में सिंचाई करने के लिए कौन सी तकनीक थी, अपना मतलब अपनाते थे लोग किसान, ठीक है। इसको समझेंगे, ये टॉपिक हमारा आज का है। पहले हम समझते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले कि चैप्टर का अर्थ क्या है। देखो चैप्टर का अर्थ अगर आप समझ जाओगे ना तो आप चैप्टर को समझ जाओगे कि चैप्टर में बातें किसके ऊपर चलने वाली है, ठीक है। चैप्टर का नाम ध्यान से समझो, तो चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ मुगल काल के बारे में समझोगे। और मुगल काल में आप उनकी दरगाह को नहीं समझोगे, उनके दरबार को नहीं समझोगे, उनके राजनीतिक ढांचे को नहीं समझोगे। इसमें आप मुगल काल में जो राज्य थे, मुगल काल जहां तक फैला हुआ था उसमें जितने भी राज्य आते हैं, क्षेत्र आते हैं, तो उनमें जो जमींदार थे और जो किसान थे, इनकी भूमिका मुगल काल में कैसी थी। कैसे वो गाय को रखते थे, कैसे वो पानी लेते थे, कैसे सिंचाई करते थे, ठीक है, किस प्रकार मुगल का शासन था वहां पर। और समय काल हमारा है 16 से लेकर 17 तक, शताब्दी तक। तो ये 100 साल का जो हमारा समय सीमा है उसी के अंदर हम मुगल काल को समझने वाले हैं। और देखो मुगल काल का जो खात्मा है ना वो 1857 के आसपास हो जाता है, ठीक है। विद्रोह हो जाता है उस समय। तो आपका चैप्टर आधुनिक बुक में आएगा एक, विद्रोह और राज, उसको समझेंगे हम। तो ये हमारा समय सीमा समझ गए। चैप्टर का अर्थ ये है कि जो मुगल काल था, मुगल जो एम्पायर था हमारा, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था उस जगह जितने क्षेत्र आते हैं, जितने भी राज्य आते हैं, तो उन राज्य में जो जमींदार थे, जो किसान थे, जो शिल्पकार थे, उनका भूमिका, उनकी स्थिति कैसी थी मुगल काल में, यही आप इस चैप्टर में पूरा समझोगे। पूरा हमारा चैप्टर जो है मुगल काल के बारे में बताएगा कि मुगल काल में जमींदार, किसान, शिल्पकार कैसे थे, ठीक है। पहले आप ये देखो कि मुगल जो हमारा काल था या मुगल जो हमारा साम्राज्य था ये कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो देखो मुगल काल जो हमारा मुगल साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो मुगल काल जो है, मुगल साम्राज्य हमारा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, फिर हमारा यहाँ आप आओगे तो रावी नदी, सिंधु नदी, मोहनजोदारो, आगे जाओगे तो आप पूरा, ये पूरा यहाँ तक हमारा जो है ये फैला हुआ था। पूरा क्या फैला तो आप कहोगे मुगल साम्राज्य यानी मुगल एम्पायर। पूरा का पूरा हमारा मुगल एम्पायर फैला हुआ था इस पूरे क्षेत्र में। तो इस पूरे क्षेत्र में जितने भी इलाके आते हैं, जितने भी राज्य आते हैं, तो उनके बारे में समझते हैं कि उन राज्य में जो हमारे किसान थे, जो जमींदार थे, जो शिल्पकार थे, वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे रहते थे, सिंचाई कैसे करते थे, है ना, उनका गुजारा कैसे होता था, उनका काम कैसे चलता था। ये पूरा विश्लेषण हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख हमारा पुस्तक है, सॉरी मैं आपको विजयनगर कह रहा हूँ, नहीं, मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारा एक प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना विजयनगर, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं विजयनगर रह गया, इसलिए मैं आप मेरे मुंह से विजयनगर निकल गया। देखो मुगल साम्राज्य की बात यहाँ चलेगी, ठीक है, मुगल साम्राज्य की, विजयनगर की नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुगल काल की चलेगी। तो मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें आइन ए अकबरी नामक एक ग्रंथ है जिसे अबुल फजल जी ने लिखा था, उसके वो जो हमारा ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिल जाती है मुगल ग्रामीण समाज या मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। देखो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अत्यंत महत्वपूर्ण था जानने के लिए। तो इस बातों को आप समझो, चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ परिचय। तो इस अध्याय का कुछ परिचय समझते हैं कि इसमें आप पढ़ोगे क्या, इसमें बातें किसके ऊपर चलेगी, इसको जानते हैं। मुगल काल में क्या था कि जो किसान थे इनकी दशा बहुत ही खराब थी। मुगल काल जो हमारा चल रहा था इसमें किसानों की जो दशा थी ना वो बहुत ही खराब थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में तकरीबन बताऊं तो 85% जो लोग थे वो कृषि का कार्य करते थे। कब? आप कहोगे 16 से लेकर 17 शताब्दी तक।
जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग आते हैं, तकरीबन 85% जो लोग हैं वो कृषि का कार्य करते थे। ये समय इस समय क्या था कि लोग सिर्फ कृषि करते थे, और मुगल काल के जो राजा थे उनको सबसे ज़्यादा जो आमदनी है, जो मुनाफा है, वो कृषि से प्राप्त हुए जो पैसे हैं ना, उनसे होता था। इसलिए मुगल शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने के लिए और किसानों पर नियंत्रण रखने के लिए और हिसाब किताब रखने के लिए, ठीक है, कई अधिकारों की नियुक्ति कर दी। भाई तुम जाना वहां पर लोगों से टैक्स वसूलना और मेरे पास लाकर जमा कर देना, ऐसा कहा। इन अधिकारियों ने किसानों को बहुत ही ज्यादा डराया, धमकाया, मारा, पीटा, जिसके कारण किसानों की दशा बहुत ही खराब थी। डरते थे वो मुगल शासकों से, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जमींदार, किसान और शिल्पकार, इन तीनों की दशा जो है मुगल काल में सबसे दयनीय थी। बहुत ही खराब दशा थी, बहुत ही खराब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको? ये हमारा कुछ परिचय था, अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है। इन परिचय को आप समझ गए। पूरा चैप्टर हमारा जो है मुगल काल के कृषि समाज में जो लोग थे उनकी भूमिका का वर्णन करेगा, पूरा उसके बारे में बताएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को। यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो हमारा अब शुरू होगा। बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो और एक पेन निकाल लो। नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पहले हम समझते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक क्या है? तो वो है मुगल ग्रामीण समाज के प्रमुख स्रोत। इस टॉपिक का अर्थ समझो। मुगल साम्राज्य के अंदर, मुगल साम्राज्य जब हमारा चल रहा था तो उस समय जो ग्रामीण समाज था, ग्रामीण इलाका था, तो उनके बारे में हमें जानकारी किन स्रोतों से मिल जाती है, यानी ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें ग्रामीण समाज के बारे में जानकारियां मिल जाती है। तो इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। देखो स्रोत की बात करते हैं। पहला हमारा स्रोत है आइन ए अकबरी नामक एक ग्रंथ था, ये वाला देखो, ये है। इसके लेखक जो है अबुल फजल है, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। और ये पूरा हमें मुगल काल के बारे में बताता है, मुगल काल में लोगों की दशा कैसी थी। पूरा का पूरा हमारा जो पुस्तक है ये मुगल काल के ऊपर ही है। मैं आपको ये पुस्तक बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में दे रखा है ये आइन ए अकबरी वाला, तो मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा पहला स्रोत हो जाएगा मुगल ग्रामीण समाज को जानने के लिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लिखे दस्तावेज थे उनसे हमें जानकारी मिल जाती है मुगल ग्रामीण समाज के बारे में। और मुगल साम्राज्य के कुछ अन्य राजधानियां हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया कुछ दस्तावेज है जिनसे हमें जानकारी मिल जाती है मुगल ग्रामीण समाज के बारे में। और कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो इनसे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन ग्रंथों से हमें जानकारी मिल जाती है मुगल ग्रामीण समाज के बारे में। किसानों, जमींदारों और किसानों के बीच जो तने झगड़े थे उनसे जानकारी मिल जाती है। और 8वीं शताब्दियों के आसपास जो अन्य राज्य से मिले दस्तावेज थे उनसे भी हमें जानकारी मिल जाती है ना। तो इसमें से सबसे प्रमुख हमारा आइन ए अकबरी हो जाएगा, जो अबुल फजल जी ने लिखा था। तो इस ग्रंथ को जो है आप बहुत ही प्रमुख मान सकते हो मुगल ग्रामीण समाज के स्रोत के रूप में। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा दूसरा नंबर का क्या है? वो है मुगल काल में किसान के पास कितनी जमीन होती थी। मुगल काल में किसान के पास कितनी जमीन होती थी, इसको समझते हैं। देखो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक मैं आपको अपने लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो उस समय यानी मुगल काल में किसानों को अनेक नामों से पहचाना जाता था और जाना जाता था। जैसे कई लोग किसान को रैयत कहते थे, तो कई लोग किसान को मुजरियान कहते थे, तो कई लोग जो है मुगल काल में किसानों को आसामी भी कहते थे, तो कई लोग जो है किसान को किसान कहते थे। यानी आप कह सकते हो मुगल काल में जो हमारा ग्रामीण इलाका है वहाँ जो किसान थे उनको हम क्या कहते थे? पहले कोई लोग कहते थे, तो कोई लोग उनको कहते थे रैयत, कोई लोग मुजरियान, कोई लोग किसान, कोई लोग आसामी, कुछ लोग इस नाम से जानते थे, ठीक है। तो आगे जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, तो इनमें से कोई सा भी नाम ले सकता हूँ किसान को पुकारने के लिए, मैं कोई सा भी नाम ले सकता हूँ। तो आप ध्यान रखना, इन चारों नाम को याद रखना। कहीं कहीं चैप्टर में आपको किसान की जगह जो है मुजरियान भी देखने को मिल जाएगा, आसामी देखने को मिल जाएगा, रैयत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो नाम आपको बता रहा हूँ किसान के लिए ही प्रयुक्त होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मुगल काल में दो प्रकार के किसान होते थे। मुगल काल जो हमारा था
में दो प्रकार के जो हमारे किसान थे वो होते थे, है ना। दो प्रकार से जो हमारे किसान थे वो होते थे। पहला हमारा क्या था, खुद कास्ट, क्या था, खुद कास्ट। दूसरा हमारा था पाही कास्ट। खुद कास्ट ऐसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास अपनी एक भूमि होती थी, अपनी, उनके पास अपनी एक भूमि होती थी और वो लोग जो है उस भूमि पर कृषि करते थे, कृषि करते थे। तो आप कह सकते हो कि खुद कास्ट का मतलब है ऐसे किसान जो अपने खुद के जमीन पे खेती करे, और पाही कास्ट का मतलब है ऐसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करे। ठीक है, समझ गए दोनों में अंतर। जैसे यहाँ फोटो आप देख सकते हो, एक किसान ही है दोनों। तो यहाँ देखो, ये अपने खुद की जमीन पे कर रहे हैं, ये दूसरे की जमीन पे कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हो। तो जो किसान थे वो दो प्रकार से उस समय हुआ करते थे मुगल काल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखो, मुगल काल में किसान की स्थिति कैसी थी। मुगल काल में किसान की स्थिति कैसी थी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही खराब स्थिति थी। तो समझते हैं कि स्थिति इनकी कैसी थी। देखो, मुगल काल में क्या था ना, किसान की स्थिति बहुत ही खराब थी। उत्तर भारत की एक औसत किसान के पास शायद ही एक जोड़ी बैल था, या दो से हल, कुछ दो से ज्यादा हल भी उनके पास हुआ करता था, उससे ज्यादा कुछ। भारत में क्या था, उत्तर भारत साइड में मुगल काल के समय उनके पास कुछ होता ही नहीं था। एक जोड़ी बैल होता था और दो हल के ज्यादा कुछ होता ही नहीं था। बहुत ही गरीबी थी उस समय किसान को लेकर, किसान बहुत ही गरीब हुआ करते थे। और ज्यादातर के पास तो ये भी नहीं होता था। ठीक है, ज्यादातर के पास तो ये भी नहीं होता था। गुजरात में किसी किसान के पास 6 एकड़ जमीन होती थी, उनको बहुत ही ज्यादा समृद्ध माना जाता था। मान लो गुजरात वाला साइड है हमारा, वहां पर अगर किसी किसान के पास 6 एकड़ जमीन है तो उनको हम बहुत ही समृद्ध मानते थे, बहुत ही अच्छा मानते थे, बहुत ही अमीर मानते थे। ठीक है, उस समय बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी, और 10 एकड़ जमीन वाले आसामी किसान को अमीर समझा जाता था, अमीर जो है समझा जाता था। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे भी किसान थे जिनके पास जमीन तो थी, उनको अमीर भी कहते हैं हम, और कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन उमीन कुछ नहीं था। ठीक है, अब समझते हैं मुगल काल में सिंचाई करने के लिए कौन कौन से तकनीक थे उस समय। मुगल काल में सिंचाई करने के लिए कौन कौन से तकनीक थे उनको समझते हैं। तो देखो, देखो मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ, बहुत ही फैला। खेतों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो लोगों को पेट भरना था उनका। ठीक है, वो सिर्फ कृषि करते थे अपना पालन पोषण के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। ठीक है, इसलिए किसान रोजमर्रा के खानों की पूर्ति करते थे और फसल उगाते थे। ठीक है, जैसे मान लो चावल उगाते थे, गेहूं उगाते थे, ज्वार, ठीक है, अन्य कोई फसलें वो उगाते थे। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होता था, तो वहां किसान चावल की खेती अधिक करते थे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश हुआ है ना, इसलिए। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी। क्या थी, रीढ़। जैसा कि आप भी, लेकिन जैसा कि आप हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फसल भी थे जिनके लिए अतिरिक्त पानी भी देना बहुत जरूरत था। ठीक है, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाए गए थे। ठीक है, और उत्तर भारत में राज्य ने राज्य की कई नई नहरों तथा नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनाया गया। ठीक है, बैलों के जोड़े के सहारे जो है खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, बीज बोने के लिए जो है उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ हमारा पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है वो समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो हम अपने दूसरे पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए। और आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। ठीक है, और
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल पूछ सकते हो वहाँ पर आप मुझसे, ठीक है। और ये आपको पार्ट 1 कैसा लगा आप मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और शेयर कर सकते हो वीडियो को। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी अपने अगले पार्ट में।